हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो चलिए आज हम आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपका एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आएगा आपका ये एक आरेख खींचे, दर्पण का आएगा, उत्तल या अवतल का, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले रेटिना से जुड़े दो तंतुओं का नाम क्या है? पहला है छड़नुमा और दूसरा है शंकुनुमा। कौन सेल और रॉड सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो उष्मा शोषी क्या है? शोषी मतलब अवशोषण करना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण हो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना? नाइट्रस ऑक्साइड। अब आगे देखो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का क्या होता है? त्याग होता है, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी। जैसे सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा ये है कोयले का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्योंकि कार्बन मतलब कोयला होता है और कोयला जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलो अब आगे देखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखो, जब जल नहीं मिलता तो अम्ल टूटता नहीं है हाइड्रोजन आयन में, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। चलो देखो, अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते, इस कारण अम्ल अपना व्यवहार नहीं दिखाते हैं या नहीं प्रदर्शित करते। अगला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? देखिए, जब हम लोग भोजन चबाते हैं तो मुंह से लार निकलता है। हम लोग के मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, वहां से लार निकलता है, जैसे टाइलिन, माल्टोज। ये क्या करता है? 2 काम करता है। सबसे पहले भोजन को ये सुपाच्य बनाता है, सरल बनाता है ताकि निगलने में आसान हो। और दूसरा ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो जीवाणु विषाणु है, बैक्टीरिया है, उसको खत्म करता है। तो चलिए देखिए, मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें उत्पन्न होने वाली रस लार कहलाता है। इस रस में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पहुंचता है। देखिए, भोजन में क्या करते हैं हम लोग? जटिल पोषक तत्व है उसको ये जो एंजाइम है ये सरल रूप में बदलता है और हम लोग का पाचन होता है। चलिए अब आगे, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? देखो, प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा के बिना काम करता है, जैसे हृदय का धड़कन जो स्वतः होता है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक मतलब हम लोग अगर चाहेंगे तभी उठ के टहलेंगे, तभी दौड़ेंगे, तभी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सब है ऐच्छिक क्रिया जिस पे हमारा नियंत्रण है। बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। जबकि प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, जैसे हृदय का धड़कन हो गया। आगे देखो, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? बीजाणु जनन जो है ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। देखो, बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं, मतलब ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे ये है टुकड़ा, ये बहुत ही स्पीड से इसमें विभाजन होता है, यही है बीजाणु जनन आपका। देखो, ये जो बीजाणुओं से फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, वहां वे पुनः नए नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इस जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे राइजोपस। इसी में होता है बीजाणु जनन। ये रोटी के कवक है, मतलब ये बहुत दूर तक उड़ जाता है और सबसे फिर नया नया जीव उत्पन्न होता है। और लाखों करोड़ों की संख्या में होता है, तो 2-4 अगर खत्म भी हो जाए तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं, जैविक आवर्धन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? देखो, जैविक आवर्धन क्या है? हम लोग जो है खेत में क्या करते हैं? खरपतवार नाशी, पीड़क नाशी, डीडीटी सब डालते हैं। तो ये क्या करता है? पेड़ पौधों की जड़ों से वो भोजन मतलब फल, फूल, पत्ती यहाँ तक पहुँचता है और हम लोग जब उसका प्रयोग करते हैं तो उच्च जो है उपभोक्ता तक वो पहुँचता है। यही है जैविक आवर्धन। देखिए क्या पे लिखा है, जैव अनिम्नीकृत रसायन। जैव अनिम्नीकरणीय रसायन मतलब होता है जो सड़ता गलता नहीं है, जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर के वसी ऊतकों में संचित होता रहता है।
चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः यह रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचता है और संचित हो जाता है। वहाँ मनुष्य के वसी ऊतकों में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैविक आवर्धन जो है सर्वाधिक होगा, मतलब सबसे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखो, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ गैस का एक परत है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन का सूत्र क्या है और ये क्या करता है। ये एक परत है गैस का, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण मतलब यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे, इसको आने से रोकती है। अब देखो क्या हुआ, अब कुछ समय से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैस है उसका लगातार उत्सर्जन से ओजोन के परत में छेद हो रहा है। इसके लिए मुख्य गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ती है तो ये ओजोन के परत को पतला करता है, मतलब ओजोन के परत में छेद हो रहा है। अंटार्कटिका में हम लोग ये देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं ओजोन छिद्र। इससे क्या होगा, इससे सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है पृथ्वी पे आएगी और हम लोग में बहुत सारा रोग उत्पन्न होगा, पेड़ पौधे में भी रोग उत्पन्न होगा, त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो यही सब है। इससे बचने के लिए हम लोग जो CFC युक्त डिवाइस है जैसे फ्रिज और AC, उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। देखो लिखा है, ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है, O3 सूत्र है इसका। इसका एक अणु ऑक्सीजन की 3 परमाणु से मिलकर बना है, अभी बताया O3। इसका अणुसूत्र O3 है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणु में टूट जाता है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करती है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली घातक पराबैंगनी विकिरण, जिसको अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती। इस कारण यह पृथ्वी के पारितंत्र के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करता है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे त्वचा, अभी तुरंत बताए, कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारी होती है। पौधों की पत्तियों को भी क्षतिग्रस्त करता है। हो गया, चलिए आगे देखिए। ये है सवाल आपका, इसको आप लोग देख के बना लीजिएगा, समझ गए एक बार। अपवर्तनांक क्या है, देखिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, याद रखिएगा। तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात है। देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है और इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 मतलब वायु में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग, दोनों का अनुपात 2.42 है। इसी को बोलते हैं हीरे का अपवर्तनांक। अगला, स्वच्छ आकाश का रंग हम लोग को नीला दिखता है जबकि अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जबकि यहाँ पे है। देखिए वही सब लिखा है यहाँ पे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो प्रकीर्णन कम, और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपका एग्जाम में। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दे जिससे ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन को अपघटन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एकल अभिकर्मक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे, संयोजन के विपरीत। तो पहला वियोजन जो है यह है उष्मी वियोजन, ऊर्जा का उष्मा के रूप में उपयोग होता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर या संगमरमर बोलते हैं, जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये हो गया उष्मी वियोजन। हालांकि तीनों वियोजन है लेकिन इसको उष्मी वियोजन बोलेंगे। इसको प्रकाशीय वियोजन, जैसे सिल्वर क्लोराइड आप लोग पढ़े होंगे, चाइना डिश में यहाँ सूर्य का प्रकाश है तो ये हुआ उष्मी वियोजन। सिल्वर क्लोराइड टूटेगा सिल्वर और क्लोरीन में, प्रकाश ऊर्जा इसमें देते हैं, तो ये प्रकाशीय वियोजन हो गया। मतलब सूर्य का प्रकाश माने प्रकाशीय ऊर्जा। ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग, जैसे पानी है ये टूटेगा, विद्युत अपघटन, ये भी वियोजन अभिक्रिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अम्ल माने क्या हुआ, जब pH मान 7 से कम है तो जब वर्षा के जल के साथ अम्लीय ऑक्साइड मिल जाए तो उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्लीय ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है।
वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आश्रित जल हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धि उपस्थित रहती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल जो है विद्युत का चालन करता है। और याद रखना, ये जो वर्षा जल है, अम्ल वर्षा, इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। पहला, पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है, भवनों को नुकसान पहुंचता है, ताजमहल जो है पीला हो रहा है, ये सब का कारण जो है अम्ल वर्षा है। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये वो, इसको तोड़ जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। बॉन्ड टूटेगा तब ना ये पिघलेगा, गलेगा। चलिए अब आगे देखिए, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म को लिखें। गुण, पहला, ये प्रायः रवादार, ठोस और थोड़े कठोर होते हैं क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच आकर्षण बल होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये प्रायः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों, किरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन आदि में घुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते, गलित अवस्था में करते हैं। चलिए अब आगे देखिए, एक जीव में नियंत्रण और समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। क्यों? चलिए देखिए, नियंत्रण और समन्वय आपका चैप्टर है। हम लोग को कोई भी सूचना प्राप्त होता है तो वो मस्तिष्क उसका संश्लेषण करता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितना भी आप लोग काम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब स्टोर होता है और फिर उसको रिकॉल करते हैं हम लोग। जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल या समन्वय से कार्य करते हैं। अतः जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि अभिक्रियाओं की दर पर नियंत्रण रखा जाए और इसके लिए अंगों के बीच समन्वय भी अनिवार्य है। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण और समन्वय अनिवार्य है। ये दोनों कार्य तंत्र और हार्मोन द्वारा क्या होते हैं? संपादित होते हैं। चलिए, ये लड़की का जनन अंग है तो इसको बताना है, तो ये जो है ए नंबर। चलिए देखिए, ये स्त्री जनन तंत्र है। ए नंबर जो है ये है अंडाशय, बी नंबर है फैलोपियन नलिका, यहीं पे निषेचन होता है। समझ गए? और क्या दिया है इसमें? देखिए, ए और बी का नाम लिखना है। बी का कार्य, ये जो है फैलोपियन नलिका, डिमवाहिनी नली, इसका काम क्या है? निषेचन पहला। दूसरा, अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना। हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, इससे सवाल भी आता है एग्जाम में। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? देखिए, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। V बराबर आई आर, ओम के नियम से, तो R बराबर प्रतिरोध बराबर V बटे आई, क्योंकि प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम। और प्रतिरोध जो है दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम। और किसी चालक का प्रतिरोध तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति पर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और देखिए सवाल देखिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 4 ओम। देखिए, अधिकतम जो प्रतिरोध आएगा, अधिकतम प्रतिरोध 4 नहीं है, अधिकतम प्रतिरोध है 11 ओम। तो सबसे पहले 3 नंबर बनाते हैं। अधिकतम प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर होता है। तो 3 प्रतिरोध है तो RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। देखिए 3 2 5 R6, 11 ओम आ गया। और न्यूनतम जो होता है, जैसे ये आ गया आंसर, ये है न्यूनतम। न्यूनतम आता है किस में? पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। तो 1/RP बराबर, P मतलब पैरेलल, 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो 2 3 6 का लसा 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 1। तो 1/RP बराबर 6/6 है, खत्म होके 1 ओम आएगा। RP बराबर 1 ओम आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, 4 ओम कैसे आएगा? यही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे हम? 2 और 3 है और 6 है, ये दोनों को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं ये समांतर क्रम में। 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। R1 रहने देते हैं, R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो 1/3 प्लस 1/6, तो लॉस 6, 3 दूनी 6 और 2 1 3/6, 3/6 आया 1/RP बराबर। तो RP बराबर 6/3,
2 ओम, 2 ओम आया। देखिए क्या किए, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 6 ओम। ये दोनों को अगर हम पार्श्व क्रम में जोड़े तो आ गया 2 ओम, और फिर ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, 4 ओम आ गया। R1 और जो ये प्राप्त हुआ R2 R3 से 2 ओम, सबको जोड़े 4 ओम प्राप्त हुआ। समझ गए? आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 2 ओम कैसे आया, 4 ओम कैसे आया, 1 ओम कैसे आया, 11 ओम कैसे आया। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका द्वारा चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? परिनालिका यह है, सर्पिलाकार सघन लपेटी हुई धारावाही चालक तार को परिनालिका कहते हैं। आप लोग देखे होंगे क्वेल, वही है परिनालिका। क्षेत्रफल उसका छोटा रहता है लेकिन उसमें बहुत सारा तार लपेटा रहता है। चलिए देखिए इसको। विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका द्वारा चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? विद्युत चुंबक वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक विद्यमान होती है जितना समय विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवेश करती है वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव। मतलब इस तरह जो है, इधर नॉर्थ साउथ निकलती है उत्तरी ध्रुव से, समाप्त होती है दक्षिणी ध्रुव पर। ये चलते रहता है, वहीं पे यहाँ लिखा है, दर्शाया है। भू संपर्क तार क्या है? ये आप लोग जानते होंगे, इसे अर्थिंग बोला जाता है। तो क्या होगा? भू संपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता। धातु के साधित्रों को भू संपर्कित करने पर पृथ्वी धारा के प्रभाव के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पद प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। माने ज़्यादातर करंट नहीं मारता क्योंकि उदासीन हो जाता है, जमीन के अंदर चल जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। चलिए रखिए आगे। पारा या पारद, जिसको मरकरी बोलते हैं, के मुख्य अयस्क का नाम और सूत्र क्या है? सिनेबार HGS। और इस अयस्क को किस विधि से धातु ऑक्साइड में बदल सकते हैं? भर्जन विधि। हम ट्रिक बताए थे। भर्जन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को या हवा की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। एक होता है निस्तापन, उसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। समझ गए? निष्कासन का समीकरण HGS है। सिनेबार जिसका है, इसको गर्म करेंगे सबसे पहले HGO बनेगा, फिर इसको गर्म करेंगे तो HG मतलब पारा बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? संकलन अभिक्रिया क्या है? जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन का योग को संकलन अभिक्रिया कहते हैं और इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जैसे ये है एल्कीन, ये है एल्कीन, इसमें हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो ये बॉन्ड टूट के CH3 बनाएगा। इसको C2H6 बोल सकते हैं। इथीन मतलब इथेन, इथीन से बना इथेन, यही है संकलन अभिक्रिया। जबकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या समूह यौगिक के परमाणु या समूह से विस्थापित होता है। जैसे CH4 है, इसमें Cl2 डालो, यहाँ से जब H निकालें तो बच गया CH3, और यहाँ से जब Cl निकालें तो बच गया Cl, तो बचा CH3Cl प्लस HCl। हुआ ये उधर, ये उधर। अब हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका उपयोग बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। समझ गया? इसमें भी बॉन्ड टूटता है। और हाइड्रोजनीकरण का उपयोग है वनस्पति तेल, मतलब तेल से घी बनाने में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। देखिए लिखा है हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा, तेल से संतृप्त वसा, घी बनाने में किया जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो है क्या होता है, इस प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक जो है मुख्य भूमिका निभाता है। चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन एक आ गया, इसको बताते हैं। हाइड्रोजनीकरण आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखिए। मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्या होता है, तथा एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेल का निर्माण होता है। क्यों? चलो देखो साबुन को जल में घोलने या साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं।
देखिए साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल, इस सब में एक पूछ सकता है, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया में ही मिसेल आता है। साबुन के अणु दो मुख्य भाग होते हैं, एक जल रागी जो जल में घुलते हैं, दूसरा जल विरागी जो जल में नहीं घुलते हैं। कार्बन श्रृंखला वाले भाग जल विरागी होते हैं और आयनिक भाग जिसे सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जल रागी भाग बाहर माना जल की ओर होता है, इस प्रकार मिसेल बनता है। एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है अतः इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनता। ये चित्र है, एग्जाम में आ सकता है आपका। यह है मनुष्य का श्वसन तंत्र। श्वसन और पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है कैसे? मनुष्य एक जटिल शरीर वाले विकसित प्राणी है, अतः साधारण विसरण द्वारा उसके फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। कुपिका भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त का श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक क्या है? हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन से युक्त होकर या संयुक्त होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। यह ऑक्सीजन को स्थल तक छोड़कर पुनः हेमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कुपिकाओं में छोड़ता है। फेफड़ों के पिचकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर आता है, मतलब ये ऊपर जाता है, जब सांस लेते तो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फेफड़ा। यदि हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्ष में पहुंचता। हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को मतलब घुलित रूप में पहुंचाता है सभी भागों तक। हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन, लाल रक्त कण को बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, लाल रक्त कण में पाया जाता है दोनों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए मेंडल ने जब एक संकर क्रॉस किया था तो ये लक्षण प्रथम पीढ़ी में आए थे और सभी लंबे आए थे। प्रभावी मतलब क्या हुआ? जो अपना प्रभाव हर समय दिखाएगा। जैसे ये लंबा के लिए जिम्मेदार है तो यहाँ भी लंबा और यहाँ भी लंबा होगा, तो यही है प्रभावी। और जो बच गया वो अप्रभावी, और अप्रभावी अपना प्रभाव सिर्फ समयुग्मजी अवस्था में दर्शाता है। समझ गए? तो वही है। मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षण, यहाँ है सॉरी आंसर, संकर के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी बोलते हैं, क्योंकि लंबा और बोना मिलाए थे हम लोग, सभी पौधे लंबा आया था, तो इसी को बोलते हैं प्रभावी। चलिए अगला क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होगा, जैसे हुआ था लंबा, जबकि दूसरे लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहते हैं और अप्रभावी अवस्था में होते हैं। दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार के लक्षण की पुष्टि होती है। ये जो बात बताया गया ये मेंडल के एक संकर क्रॉस से, देख लीजिए कैसे होता है। मेंडल ने सबसे पहले लंबा पौधा लिया और बोना, इसका जब संकरण कराया तो सभी पौधे लंबे आए प्रभाविता का नियम के अनुसार, लेकिन फिर जब इसका संकरण कराया तो कुछ लंबे आए और कुछ बोने आए, 3:1। ये है 1:2:1, ये है जीन प्रारूप, 3:1 ये है लक्षण प्रारूप। चलिए मेंडल का एक संकर क्रॉस पढ़ लिया आप लोग, समझ गए? वही यहाँ पे है। अब जीन प्रवाह तथा जीन पुल को समझाएं, ये भी पूछ सकता है आपका एग्जाम में। तो जीन प्रवाह क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। जैसे माता पिता का लक्षण बच्चों में ट्रांसफर हो गया, वही है जीन प्रवाह, डीएनए आरएनए के रूप में। इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं सम्मिलित होती है, जैसे परागकणों का दूर तक उड़कर जाना, मनुष्य का दूसरे देशों में जाना, दूसरे देश में चल गया और वहाँ शादी किया तो अलग जीन का बच्चा पैदा हो गया। जीन पूल, किसी आबादी के ऐसे सभी सदस्य के जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, जीन पूल कहलाता है। हो गया, ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। तो इसको ध्यान से देखिए और इसको, और जो इसका पार्ट 1 है उसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। 2 पार्ट बना दिए आपका, ताकि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल क्लियर और अच्छी तरीक़ा से चले। तो ठीक है, थैंक यू।